डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 57 के विद्रोह के आर्थिक कारणों का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपके सामने यह प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि भारत को सोने की चिड़िया गोल्डन बर्ड क्यों कहा जाता था। भारत के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था, मीन्स रोम के साथ जो व्यापार हुआ करता था, उसमें रोमन व्यापारी भारत आते थे और गोल्ड के माध्यम से व्यापार होता था। इसका तात्पर्य था कि व्यापार संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में रहा है। या ये मीन्स जब भारत और रोम के साथ व्यापार हो, या प्लासी के युद्ध तक 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध तक यही सिस्टम चलता रहा कि विदेशी व्यापारी भारत में आते थे और गोल्ड के माध्यम से भारतीय सामग्री को खरीद करके यूरोपियन मार्केट में वो बेचा करते थे। इससे ये हुआ कि भारत में गोल्ड आता रहा और भारत दिन पर दिन एक रिच कंट्री, धनी कंट्री के रूप में विश्व में प्रसिद्ध था। इसलिए भारत को गोल्डन बर्ड की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता प्राप्त की, मतलब प्लासी बक्सर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से जो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी, यहीं से भारत का आर्थिक दोहन, or we can say that Indian wealth had been drained continuously, जिसे दादा भाई नेहरू जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णित किया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी मैं अपने इंग्लिश वीडियो में इसको बता चुका हूँ कि भारत का धन लगातार ड्रेन हो रहा था इंग्लैंड की तरफ, और भारत को ऐसा किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं हो रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ व्हेन ब्रिटिशर्स डोमिनेटेड इंडिया, मीन्स प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध के बाद एक ट्रीटी साइन होती है। दिस संधि को हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के माध्यम से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्शन करने का, भू राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। और इसके बाद धीरे धीरे कंपनी इसी मनी से, इसी रेवेन्यू से, सरप्लस जो रेवेन्यू उनको मिलता था उससे वो भारतीय माल को खरीदती थी और भारतीय माल को इंग्लैंड में कंपनी भेजती थी और उधर से ब्रिटिश मेड मटेरियल को फिर से इंडियन मार्केट में आकर के सेल करती थी। यही सिस्टम चल रहा था। जब कंपनी बहुत ही पावरफुल हो गई, कंपनी पॉलिटिकली वेरी पावरफुल हो गई, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, सर्वप्रथम 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व की 3 पद्धतियां कंपनी ने लागू किया। पहला जो सिस्टम था, भू राजस्व मेथड था, उसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। इसको बंगाल में लागू किया गया और धीरे धीरे अन्य प्रांतों में भी लागू किया गया। दूसरी जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसको महलवाड़ी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और यह सेंट्रल इंडिया में लागू की गई, मध्य भारत में लागू की गई थी। और तीसरी जो भू राजस्व व्यवस्था, जिसे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, इसको साउथ इंडिया में लागू की गई थी। ये 3 भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। इन तीनों भू राजस्व व्यवस्थाओं में एक चीज़ जो कॉमन हुआ करती थी, जो इसका लैंड रेवेन्यू रेट था, जो भू राजस्व का दर था, लैंड रेवेन्यू रेट जो था, वो बहुत हाई था, और यह किसानों के लिए इसको चुकाना बहुत ही कठिन था। अगर कभी मानसून अच्छी नहीं होती थी उस समय तो इनके लिए और ही समस्या थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो बहुत ही ज़रूरी है इस बात को समझना, कि जो ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारी हुआ करते थे वे बहुत ही क्रूरतापूर्वक
भू राजस्व को इकट्ठा करते थे और इसमें किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी जाती थी। इससे शोषण, किसानों का शोषण बढ़ा और किसान वस्तुतः मनी लेंडर्स मीन्स साहूकारों के चंगुल में आ गया और साहूकारों के द्वारा भी हाई परसेंटेज पे इनको ऋण दिया जाता था और फाइनली ये धीरे धीरे ये किसान इतने मजबूर हो गए कि इनकी स्थिति दयनीय होती गई और ये धीरे धीरे एक वर्कर्स के रूप में, लेबरर्स के रूप में तब्दील हो गए। यह पहली पॉलिसी थी जो किसानों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पॉलिसी थी और किसानों की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती चली गई। जो दूसरी पॉलिसी थी जिसको वन वे फ्री ट्रेड और एक तरफा मुक्त व्यापार, इसका मतलब था कि जब अभी आपके सामने मैंने ये प्रस्तुत किया था कि भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब 57 तक हमेशा भारत का व्यापार संतुलन हमेशा पॉजिटिव था। मीन्स आयात बहुत कम, निर्यात बहुत ज़्यादा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इस सिस्टम को चेंज कर दिया गया। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी, ऐसी एग्जिम पॉलिसी मीन्स आयात निर्यात पॉलिसी बनाई जिसके द्वारा भारतीय निर्यात को हतोत्साहित किया गया और भारतीय आयात को बढ़ाया गया। मतलब कि भारतीय जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो कुटीर उद्योग था, उसको समाप्त करने के लिए यह पॉलिसी अपनाई गई थी। और दूसरी कि जो विदेशों से मीन्स ब्रिटेन से जो ब्रिटिश मेड मटेरियल आती थी उसके लिए भारतीय मार्केट को तैयार किया गया कि ये भारतीय कुटीर उद्योग समाप्त हो जाए और भारत के लोग पूरी तरीके से ब्रिटिश मेड मटेरियल पे डिपेंड हो जाए। इसी को वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी के नाम से जानते हैं। क्यों? मतलब अगर भारतीय सामग्री बाहर जा रही है, मीन्स इंग्लैंड जा रही है, तो वो 400% टैक्स लगा देते थे और जब विदेशी सामान मीन्स इंग्लिश मटेरियल अगर भारत में आ रही है तो वेरी मिनिमम ड्यूटी लगाई जाती थी, टैक्स लगाया जाता था और टैक्स फ्री हुआ करता था। इससे क्या हुआ कि भारतीय सामग्री इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाए और फाइनली धीरे धीरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गए, समाप्त हो गए। जो तीसरी पॉलिसी इनके द्वारा अपनाई गई थी, कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या था, इसको ध्यान से समझिए। भारत एक कृषि प्रधान देश था, आज भी है, और भारत की जो इकॉनमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी हुआ करती थी। सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी का मतलब होता है आत्मनिर्भर इकॉनमी। मीन्स भारत की अर्थव्यवस्था किसी पे डिपेंड नहीं थी। यहाँ टोमेटो भी था, पोटैटो भी था, राइस भी था, वीट भी था, मिल्क भी था, सब चीज़ था। भारत किसी पे डिपेंड नहीं था, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट थी, जो इसका इकॉनमी का नेचर था, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। क्योंकि उनको भारतीय एग्रीकल्चर को ब्रिटिश फैक्ट्री के नीड के अनुसार बदलना था। और उन्होंने क्या किया कि जो नगदी फसल कैश क्रॉप्स होती है उसको प्रोत्साहित किया और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम जो था, जो पारंपरिक जो कृषि पद्धति थी इंडिया में, उसको धीरे धीरे हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि कपास की खेती बढ़ी, इंडिगो की खेती किसानों ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, और जिससे स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब अब फूड ग्रेन्स की अपर्याप्तता हो गई। मीन्स सफिशिएंट फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं था इंडिया में, और फेमाइन आई। फेमाइन मतलब दुर्भिक्ष, आप जानते हैं। फेमाइन इज ए काइंड ऑफ ए सिचुएशन व्हेन मैक्सिमम पीपल विल डाई, ओके, बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब भोजन की उपलब्धता न होने के कारण बहुत से लोगों ने अपनी जानें दे दी।
तो इसको फेमाइन के नाम से जानते हैं, इसको दुर्भिक्ष के नाम से जानते हैं कि जब बहुत सारे लोग मर जाए खाने के बिना। ये था कृषि की वाणिज्यीकरण का दुष्परिणाम। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी को मैं आपके सामने कई बार बता चुका हूँ कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी इंट्रोड्यूस बाई दादा भाई नौरोजी। इसको दादा भाई नौरोजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने बहुत ही व्यापक तरीके से यह बताया कि किस तरह से अंग्रेज़ भारतीय धन का दोहन करते आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं, और जिससे इंडिया को किसी प्रकार की बेनिफिट नहीं हो रही है। और वो ये मांग कर रहे थे कि भारतीय पूंजी का जो बहिर्गमन है, जो भारत की पूंजी, जो भारत का धन जो ब्रिटेन की ओर जा रहा है, उसको किसी तरह से रोका जाए। गवर्नमेंट इस मनी को इंडिया में यूटिलाइज करे। एक और चीज़ इसी में दादा भाई नौरोजी ने जो कहा था उसको मैं यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि इसी जो धन जो भारत से जा रहा था, इसी को रेलवे का जब विकास होने लगा तो इसी धन को इन्हीं पूंजीपतियों को आमंत्रित किया गया कि आप आइए और धन को इन्वेस्ट करिए इंडिया में, और आपको गारंटी दी जाएगी कि इतना % आपको बेनिफिट दिया ही जाएगा। तो ये आप समझिए किस तरह से भारतीय धन इंग्लैंड जा रहा था और फिर हमारा ही धन हमको मिल रहा है हमारे डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ब्याज पे। तो किस तरह से भारत का शोषण हुआ, और इसको आप ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी को पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। एक डाटा मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि 1757 से 1780 के बीच नियर अबाउट 23 ईयर्स, मतलब 23 ईयर्स का एक आंकड़ा है कि कितने धन का बहिर्गमन हुआ, ड्रेन हुआ। सो एक आंकड़ा है 3 करोड़ 80 लाख पाउंड धन जो है, मीन्स इंडियन करेंसी, इंडियन वेल्थ ड्रेन टू इंग्लैंड। अब इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नियर अबाउट 200 ईयर्स इंडिया वॉज डोमिनेटेड बाई ब्रिटिशर्स। तो कितना धन का दोहन निष्कासन हुआ होगा। और एक और लास्ट जो पॉइंट इस इकोनॉमिक कॉज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनाम कमीशन क्या था, इसको बहुत ही ब्रीफ में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भारत का जो सामाजिक स्थिति था उसमें सब कुछ अभिजात वर्ग हुआ करते थे। मतलब जैसे समझ लीजिए कि हम लोगों के पूर्वज कोई कुछ अच्छा काम किए तो कोई भी मुग़ल एम्परर था या नवाब था, कोई इनाम में कोई लैंड दे दिया, ठीक। तो जिस आर्डर से हमको लैंड मिली, जिस सुल्तान के आर्डर से हमको लैंड मिली, वो आर्डर मान लीजिए मेरे पिताजी रखे हैं, समझ मेरे ग्रैंडफादर को मिला है और ग्रैंडफादर के पास था वो आर्डर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लैंड ट्रांसफ़र हुई वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो आर्डर था कहीं मिसप्लेस हो गया, कहीं खो गया। और ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई अगर आप लैंड आपकी है तो वो डीड दिखाइए, मीन्स जो राजा ने आपको दिया है, नवाब ने दिया है, वो दिखाइए। तो इसमें बहुत सारे जो अभिजात वर्ग के लोग थे, उन्होंने जो दिखा दिए उनकी तो जमींदारी बच गई, लेकिन जो लोग नहीं दिखा पाए उनकी जमींदारी छीन ली गई। और इनाम कमीशन, एक कमीशन आया था जो इसी की जांच के लिए आया था। सो इन्होंने बताया कि 20,000 से ज़्यादा जमींदारी नीलाम कर दी गई, अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने बताया आपको कि भू राजस्व नीति के द्वारा किसान में असंतोष व्याप्त हुआ। वन वे फ्री ट्रेड के द्वारा जो आर्टिसंस थे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो थी वो कोलैप्स हो गई, उनका जॉब चला गया। तो ये भी ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी से इनके में असंतोष आया। कृषि के वाणिज्यीकरण से जो फेमाइन आया, उसके बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दे दी भूख के मारे। तो इससे समाज में अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ असंतोष दिन पर दिन बढ़ता गया। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी में से पॉलिटिकल इनलाइटमेंट आया
भारतीयों के मध्य, और भारतीयों को महसूस हुआ कि हमारे देश का धन तो इंग्लैंड जा रहा है। इससे असंतोष व्याप्त हुआ और इनाम कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इससे स्पष्ट होता है कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, जो भूमि को अधिग्रहण किया गया, इससे भी अभिजात वर्ग में असंतोष व्याप्त हुआ। और फलतः क्या हुआ कि 57 के विद्रोह के रूप में हम इसका जो है इसको देख सकते हैं। मतलब राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण में ये सारी कारणें जिम्मेदार थी 57 के विद्रोह के लिए। और दूसरी आई विल कम वेरी सून अलॉन्ग विथ वन मोर वीडियो, उसमें मैं आपको अदर कारणों पे प्रकाश डालूंगा। थैंक यू।